प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? टेट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। एक सीरीज चल रही थी और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ क्वेश्चंस को फिर से हम देखेंगे, जो नए तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से अब आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप देखेंगे, तरीके देखेंगे, क्योंकि देखो जो आपकी अर्थमेटिक पोर्शन है वहां तो क्वेश्चन तो पिकअप किए ही जाते हैं, लेकिन जो आपका 9th और 10th का एनसीईआरटी सिलेबस है वहां से भी क्वेश्चन काफी पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन और आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आपको 9th और 10th के सिलेबस में दिख जाते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फिगर है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी है समांतर किसके? सी डी के। ये देखो, ए बी जो है समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर सी डी के है और हमसे जो है मान पूछ लिया गया है y डिग्री माइनस x डिग्री का मान पूछा गया है। ठीक है, हमें जल्दी से फाइंड करना है। तो देखो यहां पर आप देख लो कि ए बी और सी डी क्या है? एक समांतर रेखा है। पी क्यू क्या है? पी क्यू एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है ए एस पी, देखो आपको जल्दी से सॉल्व करना है पेपर में। ठीक है, आपको पूरा एकेडमिक के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। तो हम जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे इसको। पहले आप समझ लो कि इसमें क्या क्या, किस तरीके से कौन से कोण बराबर होंगे, उसके हिसाब से हम लोग y डिग्री माइनस x डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ये तिर्यक रेखा है ना, अब ये तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा है हमारी कौन सी? PQ। और AB और CD, AB और CD क्या है? AB और CD हमारी समांतर रेखा है। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे कोण ए एस पी जो है एंगल, ये 110 वाला, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा किसके? सी आर एस के। ये भी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? संगत कोण है। कैसे हैं? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? 110। अब देखो यहाँ पर देखो ये 110 वाला कोण और ये y वाला कोण, ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बने हैं, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं ना। तो सरल रेखा पर बने, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110 और y, 110 और y का सम कितना हो जाएगा? 180। तो ये y यहां से कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 70। देखो y हमें मिल गया, y हमें कितना मिल गया? 70 मिल गया। ठीक सर, y 70 मिल गया। अब हमें चाहिए x। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x। ठीक है, तो देखो फिर देखो यहां पर एंगल टी ओ आर, कौन सा एंगल? टी ओ आर, ये कितना दिया हुआ है? 120। और इधर वाला एंगल देखो टी ओ डी, ये हमको नहीं पता है। तो अगर हम टीओडी को फाइंड कर लें, टीओडी को फाइंड कर लें, तो टीओडी और एक्स ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि दोनों हो जाएंगे संगत कोण। और जब हमको टीओडी मिल जाएगा तो वही वैल्यू एक्स की भी हो जाएगी, क्योंकि संगत कोण है। और एक्स का मान यहां रख के, वाई का मान यहां रख के माइनस कर देंगे और हमें जो मान चाहिए था वो मान हमें मिल जाएगा। तो देखो यहां पर 120 वाला कोण और यहां देखो ये टीओडी, ये दोनों फिर से सरल रेखा पर बने हुए एंगल है ना, बने हुए कोण है। तो इनका भी योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 180। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो टीओडी, टीओडी प्लस 120 इक्वल टू कितना? 180। तो टीओडी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60। अगर टीओडी हमारा 60 आ गया है तो हम लिख सकते हैं एंगल टीओडी जो है ये बराबर होगा किसके? एक्स के बराबर होगा। क्यों? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। और टीओडी निकाला है मैंने 60, तो ये भी किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 70 है और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 60 है। आंसर कितना आ गया? 10 डिग्री। आंसर कितना आ गया है? 10 डिग्री। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। आपको इतना नहीं करना है वहां पर, आपको बस फिगर देखना है और फिगर देख के मन में ही सॉल्व कर लेना है। कैसे? देखो ये 110 था तो ये भी 110 होगा। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। हमारी जो पी क्यू लाइन है वो क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो 110 अगर ये वाला है, अगर 110 ये है तो ये भी कितना होगा? 110 संगत कोण है। ठीक, 110 और y ये दोनों आपस में 180 का योग बनाएंगे क्योंकि दोनों सरल रेखा पर हैं। अगर ये 110 है तो ये कितना बचा? 70। ये कितना बचा? 70 बच गया। ठीक है, y मिल गया, y रख दिया यहाँ पे 70। अब देखो ये 120 है, ये दोनों एंगल फिर से क्या है? सरल रेखा पर बन रहे हैं। दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। जब 180 होगा तो 180 में से 120 चला गया तो कितना बचा? 60। अब ये 60 और ये फिर बराबर होंगे। क्यों? दोनों संगत कोण हैं। तो अगर ये 60 तो x भी 60, ये रखा माइनस किया, 10 डिग्री आंसर। ठीक है, तो आपको पूरा एकेडमिक के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना है, आपको बस फिगर देखना है, रूल्स लगाने और सीधे आंसर पे टिक करना है। ठीक है, जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जल्दी से नोट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि देखो कोई भी चीज हम बेचेंगे उसको अगर हम प्रतिशतता में देखें तो वो अपने आप में 100% होती है। वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। लेकिन क्या कहा? कहा गया कि एक दुकानदार ने किसी सामान को 390 में बेचा। कितने में बेचा? 390 में। तो उसको 20% का लाभ हो गया। मतलब अब ये 390 रुपए जो है ये किसके बराबर होंगे? 120 के। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में तो 100 होती है, लेकिन उसको 20% का लाभ भी हो रहा है। तो उस लाभ को मैंने क्या किया? 100 में जोड़ दिया। तो 120% का जो मान है वो कितना दिया है? 390 दिया है। पूछा क्या गया है कि उसका सीपी बता दो, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बता दो। तो क्रय मूल्य हम लोग हमेशा क्या अलर्ट करते हैं, क्या मानते हैं? 100। क्रय मूल्य कितना है? 100। अब देखो होता क्या है, ये 120 क्यों आया? देखो होता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। यही तो होता है, यही होता है ना। अब देखो 390 हमने क्या माना था? क्रय मूल्य कितना माना था? 100। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने? 390 में बेचा। लाभ कितने का कमाया? 20% का लाभ कमा रहा है। तो यानी कि 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 390। 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 390। मतलब इसमें दो चीजें मिली हुई हैं। क्या क्या मिला है? क्रय मूल्य भी मिला हुआ है और लाभ भी मिला हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया क्रय मूल्य की वैल्यू बता दो। लाभ कितना मिला है इसमें? लाभ मिला है 20%। क्रय मूल्य कितना है? हमने क्रय मूल्य शुरू में लेट किया कितना? 100%। तो हमें और दोनों मिला कितना बना? 120%। यानी कि 120% का मान दिया है 390, क्योंकि 390 पर बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य बताओ। मतलब अगर 120% का मान 390 है तो 100% का मान कितना होगा? बहुत इजी है, देखो देखो 390 में उसने किसी सामान को बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ। मतलब 100 में 20 ऐड कर दो। ठीक है, 20% का लाभ हुआ। तो पूछा गया है कि उसने कितने में उस वस्तु को खरीदा था। भाई खरीदोगे तभी तो बेचोगे जाके, जब सामान तुम्हारे पास आएगा तभी जाके तुम दूसरे को बेचोगे। तो तुमने तो भाई इसको 100 रुपए में, मतलब क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपए। ठीक है, तो उसको तुमने क्या किया? खरीदा, सीपी होगी तुम्हारी, और जब बेचा तो एसपी होगी तुम्हारी, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई। तो सेलिंग प्राइस कितना? 120। पूछा कितना का गया है? 100 का पूछा गया है। तो बहुत सिंपल, 390 बटे 120 गुणे 100। काट लो इसको। 6 छक्के 36, 3 इधर आ गया, 6 पंजे 30, 55 25 2, 6 पंजे 30 2 32, यानी कि 325 रुपए। 325 रुपए, डी ऑप्शन सही है। 325 रुपए में भैया खरीद के लाए थे, 325 रुपए में खरीद के लाए थे, और बेचा कितने में? बेचा कितने में? 390 में। तो आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व करने हैं, जल्दी से नोट करें इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में कितनी होगी। देखो, पहले थी 60,000, बाद में बढ़ के होगी 65,000। पहले थी 60,000, बाद में बढ़ के हो गई 65,000। तो क्या पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। ठीक है, कितना परसेंट ग्रोथ कर गई जनसंख्या। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 5,000 का। 5,000 बटे, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं जो पहले होती है, बाद में क्या हो गई, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर में मतलब हर में कौन सी वैल्यू रखते हैं, जो पहले थी। पहले कितनी थी भाई, 60,000 थी ना, पहले कितनी थी, 60,000 थी, 60,000 रख दिया। और प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, कमी भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो पहले 60,000 थी, बाद में भैया कितनी रह गई, 55,000 रह गई, तो भी हम नीचे क्या रखेंगे, 60,000 ही रखेंगे। ये मत समझना कम वाला रखते हैं, कम ज्यादा वाला नहीं, जो पहले वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितने से कितना हो गई, ज्यादा हो गई कम हो गई, उससे मतलब तो वृद्धि और कमी में आएगा। लेकिन जो नीचे आपकी वैल्यू रखी जाएगी वो कौन सी रखी जाएगी, जो शुरुआत में थी। शुरुआत में यहाँ पे कितनी थी, 60,000 थी, तो 60,000 रख दी। और कितने का अंतर आ रहा है, 5,000 का, गुणे 100, सॉल्व कर लो उसको। कितना आ गया, 50/6। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 25, 3 से 25 को आप भाग दे देंगे, 3×8 = 24, 8 सही 1/3%। कितना हो गया, 8 सही 1/3%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, सीरीज को अच्छे से देखिए, समझिए और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिखाई दे रहा है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। बहुत खा जाते भाई, 40 मैन है, ठीक है, 40 मैन है, 30 दिनों में, 30 डेज में 200 किलोग्राम चावल को खा जाते हैं भाई, 200 किलोग्राम चावल को खा जाते हैं कितने दिनों में। तो अब हमको ये भाई D1 था, मान लो पहले जो D1 दिया है वो हमको पता है 30, लेकिन बाद में D2 हमको नहीं दिया। मतलब अब जो आगे क्या पूछ रहा है देखो, कितने दिनों में 30 व्यक्ति, D2 पता नहीं है, M2 पता है 30 व्यक्ति, ये M1 था। और इससे देखो, खाना खा रहे हैं ना, 200 किलोग्राम राइस खा रहे हैं, तो ये हमारा एक तरीके से क्या कर रहे हैं, खाना मतलब काम करना, वर्क हो रहा है ना, इसको हम W1 मान लेंगे। और इधर W2, तो W2 कितना दिया हुआ है, 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या है, 40 आदमी 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 30 आदमी 500 किलोग्राम चावल, 500 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खा जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हो। क्या होता है, M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। तो M1 कितना, ध्यान रखना, वर्क कोई भी काम अगर हो रहा है तो काम हमेशा कहां पर आएगा, हर में आएगा। काम हमेशा कहां पर आएगा, हर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब M1 कितना, 40, D1 कितना, 30। M1 कितना है 40, D1 कितना है 30, और वर्ग कितना हो रहा है 200। अब M2 कितना है 30, D2 कितना है पता नहीं, और W2 कितना है 500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 30 30 कैंसिल, 40 पंजे 200, ये आ गया 100, 100 चला जाएगा इधर, तो 100 इक्वल टू कितना, D2। यानी कि कितना आ जाएगा, D2 कितना आ जाएगा, 100 दिन। 100 दिन में कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, डी ऑप्शन। 100 दिन में 30 आदमी 500 किलोग्राम चावल क्या कर लेंगे, अंदर। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है D1 गायब कर दें, D2 दे दें, हो सकता है M2 गायब कर दें, M1 दे दें, या M1 दोनों दे दें, यहाँ पे W1, कुछ भी, मतलब एक चीज में मिसिंग रहेगी, आपको वो फाइंड करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समचतुर्भुज। पहले जानो समचतुर्भुज क्या होता है।
देखो ये दिया हुआ है समचतुर्भुज। सबसे पहली बात क्या, समचतुर्भुज के चारों साइड्स, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं। अब देखो जो इसके विकर्ण है, इसके डायगोनल्स हैं जो विकर्ण, तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, इनके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कितने पर, 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके विकर्ण अपने कटान बिंदु से, इसके विकर्ण अपने कटान बिंदु से स्वयं को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, स्वयं को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। मैंने क्या बोला, AC और BD ये दोनों विकर्ण हैं, इनका कटान बिंदु कितना, O। अब जो BD है ये स्वयं को कटान बिंदु से आधे आधे भाग में बांट देगा, मतलब जो OD है वो OB के बराबर होगा और जो OA है वो OC के बराबर होगा। बात समझ आ रही ना। ये समचतुर्भुज की क्या है, विशेषताएं हैं, इनको आपको याद रखना है। पहले क्या बताया कि चारों भुजाएं बराबर, फिर क्या बताया कि जो दोनों विकर्ण है वो जिस बिंदु पर कट करेंगे, कटान बिंदु जो होगा विकर्णों का वहां पर 90 डिग्री बनेगा। तीसरा क्या बताया कि उसके विकर्ण स्वयं को कटान बिंदु से खुद को स्वयं को क्या करते हैं, आधे आधे पार्ट में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो OD बराबर OB, OD बराबर OB, और क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OC, ठीक है। मतलब अगर मान लो AC तुमको दे रखा हो 10 सेंटीमीटर, मान लो, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, पहले समझा रहे हैं। मान लो अगर AC दे रखा है 10 सेंटीमीटर और कहा जाए OC कितना हो जाएगा, तो बताओगे 5 सेंटीमीटर, और पूछे OA कितना हो जाएगा, फिर बताओगे 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि AC के दो पार्ट हैं, OC और OA, और ये AC किसका विकर्ण है, समचतुर्भुज का, इसलिए क्या होगा, दोनों पार्ट आपस में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 के हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। अब इसी का यूज करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समचतुर्भुज है भाई, चलो बना लेते हैं। ABCD, ये इसका एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, ठीक है। O पे कट कर रहे हैं, O पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक। आगे, आगे लिखा हुआ है जिनके विकर्णों की लंबाइयां 16 और 12, मान लो ये 16, किसी को भी मान सकते हो, ये कितनी है, 12, ठीक। चलो समचतुर्भुज की भुजा बतानी है, समचतुर्भुज की भुजा मतलब ये आपको फाइंड करना है। अब देखो हमको पता है चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये तो पता ही है, ठीक है। चारों क्या होती भुजाएं, बराबर होती, क्योंकि मैंने अभी बताया। फिर मैंने बताया जो समचतुर्भुज होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री पर क्या करता है, कट करता है चारों तरफ, ये मैंने बताया। फिर मैंने क्या बताया कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण की कुल लंबाई से कटान बिंदु से आधे आधे में बढ़ जाती है। अगर AC है कितना, AC है कितना, 12, AC है अगर 12, तो कहा जाए AO कितना होगा, तो बताओ कितना, 6, आधा कर दिया। और OC अगर पूछे कितना बताओगे, 6, क्योंकि ये भी आधा हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, इधर देख लो, BD हमें कितना दिया हुआ है, BD दिया है 12, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसको और जल्दी सही लगाना है आपको। BD दिया है 12, तो BO कितना हो जाएगा, BO हो जाएगा, BD सॉरी 16 दिया हुआ है, BD 16 दिया है, तो BO कितना हो जाएगा, 8, BO 8, और OD कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। अब हमको देखो ये 6 6 मिल गया, ये 8 8 मिल गया। अब ध्यान देखो यहां पर क्या है, AOB, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, AOB, AOB, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहां देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसमें देखो 90 डिग्री के सामने वाला, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर देखा जाए AOB, AOB में देखा जाए तो एंगल AOB कितना दिया है, 90 डिग्री है, तो यानी कि AB देखो दिया नहीं है 90 डिग्री, ये समचतुर्भुज का एक विशेषता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसके विकर्ण जिस पॉइंट में कट करते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता ही बनता है।
ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे चतुर्भुज होते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो इन सब के बारे में आपको प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी के थ्रू बोल रहे हैं, एक विशेषता के थ्रू बोल रहे हैं कि ए ओ बी कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 90 है तो यानी कि जो ए बी होगी वो 90 के सामने वाली भुजा है, वो 90 के सामने वाली भुजा है, तो यानी कि ए बी क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस या कर्ण बोल सकते हैं। अब बाकी आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी लंब मान सकते हो बाकी दोनों भुजाओं में से, और किसी को भी आधार मान सकते हो, ठीक है। अब भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास था समकोण त्रिभुज था हमारे पास। समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम पड़ी होगी, प्रमेय पड़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही कहती है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए किसका, ये भुजा है ना इसकी, ये भुजा है और यही कर्ण भी है क्योंकि ये 90 के सामने है। तो ए बी का स्क्वायर क्योंकि ये कर्ण हो गया, बेस यानी कि आधार कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 8 का स्क्वायर, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया, ये आ गया 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्लियर है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी बहुत सही हो रहा है भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा, कभी कभी इसमें आपको निकालने को क्या आ जाता है, कभी कभी निकालने को आ जाता है इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, क्या आ जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने के लिए भी एक सूत्र होता है, आप लोग लिख सकते हो 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ये फॉर्मूला किसका होता है, डी वन डी टू क्या है, विकर्ण है भाई, विकर्ण है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, कैसे इसको लिख सकते हो आप लोग ऐसे, हाफ इंटू, अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, ठीक है। अब ए सी कितना था 16 और बी डी कितना था 12 और हाफ 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हो, यहां से आपसे पूछ सकते हैं कि दो आपको विकर्ण दे देंगे और क्या देंगे, इसका क्या करो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आपके पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ये क्या होती है, जीवा, क्या बोलते हैं, कॉर्ड, जीवा, ठीक है। ये भी क्या है, जीवाएं हैं, ठीक है। ये भी जीवाएं हैं, ठीक है सर, जीवा खिंची हुई है। अब देखो यहां पर एक सेंटर है ओ, ठीक। अब हमें क्या गिवन है, पी ए क्यू लिख लो पहले, पी ए क्यू, ये एक स्पर्श रेखा, सी बी डी, ये हमें दे रखा है। अब देखो सबसे पहले दो चीजें हम लोग यहां से जानेंगे, क्या, देखो जो जीवा है, जीवा, ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जो जीवा है, जीवा और स्पर्श रेखा, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण, क्या बोला मैंने, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, फिर से समझो, जीवा, ठीक है, जीवा और स्पर्श रेखा, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण
उस जीवा द्वारा उस वृत्त के परिधि पर अंतरित कोण के बराबर होता है। मतलब अगर ये वाला एंगल कोण 60 है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 होगा। ये वाला कोण 60 तो ये वाला कोण भी 60। ये एक प्रमेय होती है। पहले प्रमेय समझ लेते हैं। पहली प्रमेय तो ये क्लियर है। अब दूसरी प्रमेय देखते हैं। दूसरी प्रमेय क्या होती है, देखो ध्यान से। दूसरी प्रमेय देखो, ये स्पर्श रेखा पी ए बी, ये सेंटर, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, किसी स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रखना ये बातें, ठीक है। इनका यूज हो सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त पे खींचा गया टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा के मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक और देखो, एक और देख लो भाई। ठीक, ए बी सी डी ओ, ध्यान से समझना। ये जो फिगर बना हुआ है इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके जिसके कोने, जिसके सिरे, देखो रेड जो मार्क कर रहा हूं, जिसके सिरे किस पर आ जाए, वृत्त की परिधि पर आ जाए, तो ये ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज ना कहकर क्या कहलाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। ये भी एक प्रमेय है, याद रखना है। ये भी एक प्रमेय है, याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है तो इसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180। सिमिलरली इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर। फिर देख लो अगली प्रमेय, ठीक है। एक क्लियर, दो क्लियर, तीसरी बता चुके हैं। चौथी देखो, चौथी ये है कि किसी जीवा द्वारा उसके केंद्र पे बना कोण, किसी जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा उसकी परिधि पर बना कोण का दूना होता है। क्या बोला मैंने, किसी जीवा द्वारा उसके केंद्र पे बना कोण उसी जीवा द्वारा उसके परिधि पर बने कोण का दूना होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, किसी जीवा द्वारा उसकी परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। मतलब क्या कि अगर इस जीवा द्वारा इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इस जीवा द्वारा इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी जीवा द्वारा उसके परिधि पर कितना बनेगा, 30 बनेगा, हाफ हो जाएगा। और अगर यहां 30 दिया होता या यहां पर 60 दिया होता मान लो, तो यहां पर फिर 120 हो जाता। क्लियर ना। तो यह चार चीजें मैंने बताई। अब इसका यूज हम लोग अब क्वेश्चन में करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। मतलब इसी क्वेश्चन में जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी, थ्योरम को समझना बहुत जरूरी, थ्योरम से ही क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, और एक है हमारे पास जीवा, एक और जीवा, एक और जीवा, एक स्पर्श रेखा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा, और उस जीवा द्वारा उसके परिधि पर बना एक कोण भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या क्या की मैंने पहले लिख लेते हैं पी ए क्यू, ये आपका P, ये आपका क्यू ए और ये Q। अब देखो कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। बी सी डी, ये B, सॉरी ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब और क्या दिया है हमें, हमें दिया हुआ है, क्या दिया भाई, सी ए क्यू 70 है, सी ए क्यू कितना, 70, ठीक है। कहां है भाई सी ए क्यू, देखो सी ए क्यू ये हमें दिया हुआ है 70। अब देखो मैंने पहली थ्योरम क्या बताई, पहली प्रमेय, किसी जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उस जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। अगर ये है 70 तो भैया ये भी कितना 70, ये 70 तो ये 70। अब देखो आगे,
अब आगे देख लो, ये 70 आ गया ना। अब देखो DCBA, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। DCBA एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें D वाला कोण और B वाला कोण ये दोनों सम्मुख कोण है। और मैंने अभी बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भैया, कितना होता है, 180 होता है। अब भैया 180 मतलब क्या, D और B, D और B का योग कितना, 180। D भैया निकाल लिया है, तो यहां से B कितना आ जाएगा भैया, 110। लो भैया डायरेक्ट आंसर आपका आ गया है 110। 70 तो 70 और दोनों का योग 180, तो 180 में 70 गया 110। तो आंसर कौन सा सही, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है, खासकर टेट और सुपर टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। चलें इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन एक और। 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो कहा गया है लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मतलब क्या, 8 पेन का क्रय मूल्य मतलब आपने कहीं से 8 पेन खरीदे, उसमें जितना पैसा दिया, ठीक है। जैसे मान लो एक सपोज आपने 8 पेन 100 रुपए में खरीदे, 8 पेन कितने में खरीदे, 100 रुपए में खरीद लिए, और आपने उसमें से 6 पेनों को बेचा, 8 में से 6 पेनों को बेच दिया तो भी आपको 100 रुपए मिल गए, ठीक है। 8 पेन खरीदे 100 रुपए में और 8 में से 6 पेन को बेचा तो भी आपको 100 रुपए मिल गए। मतलब क्या है, ये एसपी हो गई और ये क्या था, ये सीपी था। मतलब 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ कैसे, मानी बात है भाई, लाभ होगा। भाई आपने 8 पेन खरीद लिए थे 100 रुपए में और यहाँ तो केवल 6 ही पेन बेच रहे हो 100 रुपए में, तो लाभ तो होना तय है। अब कैसे लाभ निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक जल्दी से शॉर्ट ट्रिक देख लो भाई, जल्दी से देख लो। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन का विक्रय मूल्य, 8 और 6 का अंतर कितना, 8 और 6 का अंतर कितना, 2, 2 रख लो ऊपर। और कितने पेन का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य ध्यान सुनना, विक्रय मूल्य कितने पेन का विक्रय मूल्य बराबर है, 6। विक्रय वाले को पकड़ लेना, 6 नीचे रख देना, विक्रय वालों को पकड़ोगे, क्रय और विक्रय के पेनों की संख्या का अंतर लोगे और नीचे क्या रखोगे, विक्रय मूल्य जितने पेन का था उन पेनों की संख्या को रखोगे, ठीक है। और गुणे क्या कर दोगे, 100, 2 3 6, 3 से काटो 33 सही 1/3%। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़, 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य है 92 रुपए, कितना है, 92 रुपए। 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य कितना दिया है, 68 रुपए। पूछा गया 24 पेन का मूल्य बताओ, 24 पेन का मूल्य ये बताना भाई आपको, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। अब देखो 3 पेन 2 पेंसिल, 3 पेन 2 पेंसिल और 4 इरेजर, ठीक है, इनका सम कितना दिया है, 92 दिया हुआ है। 8 पेंसिल और 16 इरेजर, इनका सम कितना दिया है, 68। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे तीनों संख्या किससे किसी से कट रही है, क्या किसी से कट रही है, 4 से कट रही है, 4 से काट दो इनको जरा एक बार। तो इसको देखो, सेकंड वाले को देखना, सेकंड जो क्वेश्चन बन रही है, पहले वाले को भी छोड़ो, सेकंड को देखो। 4 दूनी 8, हमने क्या किया, इस पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर दिया। अब अगर 4 से हम भाग करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है, एक पक्ष में नहीं। तो यहां आ गया 2 पेंसिल, यहां आ गया 8 इरेजर, ये कितना हो गया, 17। यानी कि 2 पेंसिल और 8 इरेजर, 2 पेंसिल और 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, 4 से, ठीक। 2 पेंसिल और 4 इरेजर का मूल्य कितना आ गया, 17 रुपए आ गया। इतना क्लियर है।
अब आ जाओ जरा पहली वाली क्वेश्चन पे, पहली वाली क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 3 पेन लिखे थे, लिख लो भाई 3 पेन। और यहां देखो प्लस 2 पेंसिल और 4 रबड़, 2 पेंसिल और 4 इरेजर, इनका सम कितना था 17। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे 17 इज इक्वल टू 92। ठीक है, तो यहां से 3 पेन इज इक्वल टू कितना निकल के आया 92 माइनस 17। 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया कितना बचा 5, 8 में से 1 गया कितना बचा 7, 75। यानी कि 3 पेन का मूल्य 75 रुपए है, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा 75/3। हमें चाहिए 24 पेन का मूल्य, 75/3 गुणे 24, 8×5 = 40, 4 कैरी, 8 से 56 4 60, कितना आ जाएगा 600 रुपए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 600 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं डाउट सेशन में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है क्या। हम देखो किसी भी त्रिभुज की अगर मुझे रचना करनी है तो कम से कम एक भुजा का दिया होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर हमें किसी भी त्रिभुज की रचना करनी है तो कम से कम एक भुजा का होना अति आवश्यक है। लेकिन इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसकी वजह से हम त्रिभुज को बना ही नहीं सकते। तो अगर हमें तीनों कोण दिए गए हो, केवल कोण दिए गए हो, भुजा एक को भी ना दी गई हो, तो हमारे लिए त्रिभुज को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है सामान्य मनुष्य, क्या लिखा हुआ है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फॉरेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना होगा। देखो एक रिलेशन होता है C-0 अपॉन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सामान्य मनुष्य शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फॉरेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना होगा। ये रिलेशन होता है सेल्सियस और फॉरेनहाइट टेम्परेचर पर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब कहा गया है कि अगर किसी मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस रख दो, फारेनहाइट पूछा गया है, एफ निकालना है, तो 37 माइनस 0/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। यहां बचा 37/5, यहां बचा एफ माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 6 9 3 27, 27 6 33, इधर आ जाओ 5f माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 333 प्लस 160 इक्वल टू 5f, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 9 और ये कितना हो जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका फॉरेनहाइट पर आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98.6। और ये आपको पता भी है कि मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का जो ताप होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो फॉरेनहाइट पर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है और सेल्सियस पर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और आज सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि आपको दिया हुआ है क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दे रखा है कहां तक 9 का स्क्वायर तक, और इसका मान दे रखा कितना 285। पूछा गया है 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.99 का स्क्वायर, इसका मान बता दो। यही क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका मान बता दो। देखो हमको इसका यूज करना है, इसका मान निकालने के लिए हमको जो दिया गया है इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 22/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आगे चल के 99/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब अगर इसमें से हम 11/100 का स्क्वायर कॉमन ले लें,
11/100 का स्क्वायर हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, यहां तो बचेगा भैया 1 का स्क्वायर, यहां कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 2 का स्क्वायर बच जाएगा, और लास्ट में कितना बचेगा, 9 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, मैंने 11/100 क्या किया, यहां से कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखो 11/100 का स्क्वायर तो था ही ये, इनटू कितना, इसका मान देखो, एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जाते जाते 9 स्क्वायर, इसका मान कितना था, 285। 285 यहां हम लोग रख देंगे, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना, 131 होगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। ठीक, और 100 का स्क्वायर भैया, 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक, इंटू 285। अब देखो यहां पर 1 2 3, 3 जीरो खत्म, यहां पर एक जीरो और बचा ना, इसको भी हटाओ, यहां लगाओ, इसको आप गुणा कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3.4485। कितना आ जाएगा, 3.4485। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आज हम लोग सीरीज को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को सीखने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं, तो आप लोग लगे रहिए। जो भी आपको क्वेरीज होती हैं एक पेज में लिखते जाइए और हमसे डाउट सेक्शन में क्लियर करिए। ओके, गुड बाय।